अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन हम सब ने मिलकर चलाई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी लम्हात में जाके कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम दो ऐसी टीमों को हराने के बावजूद के जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराया, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इसके बरक्स अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम ने किसी एक भी बड़ी टीम को शिकस्त नहीं दी। इंडिया से उनका मैच बारिश की नज़र हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए, पाकिस्तान से वो हार गए, इंग्लैंड से वो हार गए, तो किसी एक बड़ी टीम को शिकस्त नहीं दी थी। इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम शायद लकीएस्ट टीम साबित हुई है वर्ल्ड कप 2019 की, जो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। परसों पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा जहां भारत की टीम सामना करेगी न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड जिस तरह अपने आखिरी 3 मैच हार के आ रही है तो कहीं ना कहीं मोरल इतना ज़्यादा बुलंद नहीं होगा, लेकिन ये नॉकआउट मैच है। इस नॉकआउट मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब राउंड मैचेस नहीं है, कोई एक बड़ी परफॉर्मेंस मार्टिन गप्टिल अब तक परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर वो या कॉलिन मनरो जो अब तक परफॉर्म नहीं कर सके, अगर वो परफॉर्म कर देते तो कीवी टीम खासी तगड़ी दिखाई देगी। दूसरी जानब भारतीय टीम तो है ही स्ट्रॉन्ग, ये सब बात कर रहे हैं, चाहे उनके 1 से लेकर 11 तक आप खिलाड़ी देख लें या 11 के अलावा जो 4 बेंच पे बैठे हुए आप वो भी देख लें तो खासे तगड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारी तरह सूरत हाल नहीं थी कि जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये सूरत हाल भी हमने देखी थी। पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन कल रात को कराची पहुंचे, दीगर कई खिलाड़ी लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचे। आज सरफराज अहमद ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर तो उन्होंने वही बातें की थी कि जो वो इंग्लैंड में करके आ रहे थे जब पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच जीती थी बांग्लादेश के खिलाफ। नई चीज़ों में कैप्टनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी उनसे कि आप ऊपर बैटिंग के लिए नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हारिस सुहेल परफॉर्म कर रहे थे तो जिस नंबर पे उन्होंने बैटिंग का इरादा किया था वो हारिस को ज़्यादा सूट करने लगा था, तो उस लिहाज से टीम के मफाद में वो पहले बैटिंग करने के लिए नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तान टीम के सपोर्टिंग स्टाफ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के हवाले से पीसीबी ने कहा था कि जो भी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में है उसकी तहकीकात करेगी, और ये तहकीकात करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी ही क्रिकेट कमेटी वसीम खान नए मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम बनाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम भेजता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स दौरे पर होते हैं, तमाम के तमाम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही क्रिकेट कमेटी तहकीकात करेगी। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि आप ही तमाम डिसीजन लें और आपका जो किया हुआ हो उसी की तहकीकात भी आप ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रल फेसेस अगर शामिल किए जाते तो कहीं ना कहीं शफाफियत ज़रूर दिखाई देती है आपकी तहकीकात में। और फिर बहुत सारे लोग तो बात ये कर रहे हैं कि इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, इधर जो नया डोमेस्टिक का सीज़न है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरान में मुतारिफ करा दिया, और जो बात की जा रही थी कि डिपार्टमेंट्स बोर्ड चाहता है कि अब इनका रोल ख़त्म किया जाए, और क्रिकेट की कम्युनिटी बड़ी तादाद में कहती है कि इंटर डिपार्टमेंट्स की बहुत इफादियत है, इसको किसी तरह भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस वर्ल्ड कप की आड़ में मुसव्विदा हुकूमत पाकिस्तान के पास भी चला गया, वहाँ से मंजूरी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी आ गया। इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि सबकी नज़रें वर्ल्ड कप की जानिब लगी हुई थी। तो फिर बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और तहकीकात में क्या कुछ अवामिल शामिल होने चाहिए ताकि खेल की दीवानी ये कौम, ये 22 करोड़ अवाम जो एक एक मैच के लिए दुआएं मांगा करती थी, उसकी भी कोई तस्कीन हो सके। हमारे साथ आज वर्ल्ड कप और हम सब में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान के नाम से मशहूर और बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट खेली अपने दौर में, कई टीमों की क़यादत की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच मैनेजर भी रहे, और सरफराज अहमद जब पहली मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गए थे तो यही शख्सियत थी कि जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया था, सिलेक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आफ्ताब बलूच साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, लेकिन उस ज़माने की जो बैटिंग लाइनअप थी वो भी ज़बरदस्त दिखाई देती थी, ये भी नॉक कर रहे थे और इनके बड़े भाई सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे थे, तो ऐसे में खेलना खासा दुश्वार काम था, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कोचिंग के फ़राइज़ आज भी अंजाम दे रहे हैं। नेशनल
एयरलाइन की क्रिकेट एकेडमी में रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की भी तरबियत करते हैं। सगीर अब्बास साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले दिन से ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए राशिद कुरैशी साहब शो का ऐसे। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। और उनके साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप और हम सब वाइट रोज क्रिकेट क्लब हैदराबाद के रूहे रवा भी हैं, वहाँ पर एक शाहीन हेल्थ केयर सेंटर भी रन करते हैं और क्रिकेट का बहुत बेपनाह शौक, उनकी खिदमात भी जो है वो हैदराबाद क्रिकेट के लिए दिखाई देती हैं। सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बलूच साहब, मैं भी जरा सरफराज को सुन लें आज, आपने शायद अगर नहीं सुना तो जरा प्रोडक्शन टीम अभी नहीं, अच्छा ठीक है सही करा लें जी। आफ्ताब भाई यहाँ से आगाज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम बनाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेके इंजमाम उल हक जाएंगे या कौन जाएगा, वो टीम के साथ कितना अरसा रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 इजाफी खिलाड़ी भेजता है, फिर वो दोनों के दोनों बाहर हो जाते हैं। ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, कोच भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, कप्तान भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और अगर किसी चीज़ की तहकीकात करनी है तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी करेगी। कहीं ना कहीं अगर कोई न्यूट्रल फेस ले लेते तो क्या बुराई थी? देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान अच्छी है, अच्छी रही। शुरू के 1-2 मैच उन्होंने थोड़ा सा, ख़ास तौर पे जो वेस्ट इंडीज़ से मैच खेले हैं उसमें हमें जो सेटबैक मिला है उसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड कप में संभल नहीं सके और सफ़र कर सके। और उसके बाद फिर जो हमें मेन रीज़न जो हमारा हम क्वालिफाई नहीं किया हमने, वो श्रीलंका के अगेंस्ट जो वॉश आउट हुआ उसमें हमें 1 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का मैच भी हमने तकरीबन ग्रिप कर लिया था। तो वैसे अगर देखा जाए वो 2 मैच हम हारे हैं, वो 3 मैच, उसके बाद जो कंटिन्यू हम सारे मैच जीते हैं, तो वो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और एंड अप हमने बड़ा अच्छा किया कि एटलीस्ट एक पाकिस्तान टीम की रेपुटेशन रही कि हाँ पाकिस्तान टीम अच्छी खेली है, अच्छी है, और सम रीज़न एक बारिश की वजह से या 1 पॉइंट की वजह से रहेगी। ये तो नहीं कहा ना कि पाकिस्तान टीम बेकार, जैसे साउथ अफ्रीका सारे मैच हार गई, आप कल एक मैच खेली हमने, मेरा ख्याल है वो मैच उन्होंने ज्यादा जीते हैं, लेकिन हम बराबर मैच जीते हैं, लेकिन वो किसी बड़ी टीम से नहीं जीते। लेकिन हमने बड़ी टीमों से भी खेला और जो मैच खेले बड़े अच्छे खेले, और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में, थोड़ा फील्डिंग में तो प्रॉब्लम रहा है हमें, लेकिन बैटिंग बॉलिंग में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनसे हमारी बेटर परफॉर्मेंस थी। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये, मैं भी डोमेस्टिक पे तो आता हूँ। मैं पहला मेरा सवाल था कि क्या तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कर रहे, ज़ाहिर देखें ग्रुपिंग की खबरें भी आ रही थी, आपने जो पहले 5 मैचों के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान दिखाई दिया था वो मुख्तलिफ दिखाई दिया था। क्या कर रहे थे वहाँ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आपने टीम मुंतखब कर दिया, आप नथी हुए हुए टीम के साथ, आप प्रैक्टिस सेशन पे भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही क्यों करे? ठीक है उनके भी 2 अरकान शामिल हो, लेकिन कहीं अगर 2 अरकान बाहर से लिए जाते, आफ्ताब बलूच साहब को ले लिया जाता तो क्या बुराई थी? देखिए, पहली बात तो ये कि सिलेक्शन कमेटी का काम है टीम बनाना। जब टूर पे, डोमेस्टिक में ठीक है वो चेंजेस करती रहती हैं, टीमें बनाती रहती हैं, जैसे जैसे टेस्ट मैच, ये मैचेस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जब टीम टूर करती है तो उसमें सिलेक्शन कमेटी ने एक टीम बना दी और वो हैंड ओवर कर दी टीम को, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो टीम की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसमें मैनेजर, कैप्टन और कोच और एक सीनियर प्लेयर साथ होता है, तो ये उनकी कमेटी, और वो जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो टीम बनाते हैं और वही सिलेक्शन करते हैं सब कुछ। भाई इंडिया के मैच से पहले इंडिया के मैच से पहले, ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले प्रेशर कैसे झेलना है, लड़ना कैसे है, इंजमाम उल हक साहब अगर ब्रीफिंग दे रहे हैं और दोनों मैचेस पाकिस्तान टीम लूज कर जाए। जी जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें सिलेक्शन कमेटी, जो टूर सिलेक्शन कमेटी है, तो सारा उसी का काम होता है, उसने अपनी टीम को हैंडल करना होता है, मैनेजर, कोच ये अपने प्लेयरों से मीटिंग वगैरह करते हैं, कप्तान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाँ गया और बोर्ड ने उसको भेजा है, तो वो अगर भेजा है तो सिर्फ मैच को ऑब्जर्व करे, देखे, बाकी ये कि टीम के सिलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए।
गाइडेंस एक distance होना चाहिए आपने टीम जो से। भी करना था वो आपने टीम बनाते वक्त जो आपने गाइडेंस देनी थी कप्तान को उसको वो आपने दे दी, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अगर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने किया होगा, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ जो टीवी पे और जो न्यूज़ आ रही है, तो वो उस तरह की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और सिर्फ टूर सिलेक्शन कमेटी को होना चाहिए, वही अपनी डिसीजन है। उसकी वजह से ये होता है कि जो उनका प्लान होता है, जो उनका गेम प्लान होता है, जो उनका सिलेक्शन होता है, जो उन्होंने टीम बनानी होती है, वो उसमें अगर इंटरफेरेंस कोई करेगा तो फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। गेम प्लान खराब होता है, कप्तान की सोच, कोच की सोच, वो जो उन्होंने प्लान किया था वो डिस्टर्ब होता है सारा। तो इस तरह वो की दिखाई चीजें भी दिया। होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी सगीर चाहिए, अब्बास और सिर्फ टूर टूर सिलेक्शन सिलेक्शन कमेटी कमेटी और करे, बस। लेकिन इंटरफेरेंस दिखाई दिया। अगर हम बात करते हैं टीम का रिजल्ट बता रहे हैं, इंडिया के मैच तक इंजमामुल हक साहब साथ थे, उसके बाद साइड में हो गए। आज भी मैंने सरफराज अहमद से जब नेशनल स्टेडियम में ये सवाल किया था कि वो जो आपने एक मीटिंग की थी जिसमें कोई टीम मैनेजमेंट का ऑफिशियल नहीं था, एज ए कैप्टन आपने तमाम प्लेयर्स को लेके बैठे थे और बात की कि भाई किसकी क्या परेशानी है, आपस में डिस्कस करो, आपस में गुफ्तगू कर लो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं तो वो जो चीफ सिलेक्टर का आंसर था जो टीम के साथ साथ दिखाई दे रहे थे, जहाँ जो टीम की मैनेजमेंट है वो कहीं दिखाई नहीं दी उस मीटिंग में, तो उनका भी हटना बहुत बेहतर रहा। जी देखिए, उनका तो जैसे आफ्ताब भाई ने बोला, मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन के बाद उनका कोई काम बनता था उधर। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, अपना जो T20 होता है हमारा, मैं कोच था जिसमें सरफराज और अपना शाहिद अफरीदी हमारे साथ थे। शाहिद अफरीदी कप्तान था, स्ट्रॉन्ग कप्तान था कराची डॉल्फिन्स के, कराची डॉल्फिन्स का, मैं उसमें कोच था। समी और ये सारे बिल्कुल सारे उसमें थे। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो चले गए थे हज करने शाहिद, तो हम फाइनल हार गए थे। उसमें ये था जब तक शाहिद थे तो कोई KCCA का कोई भी करीब नहीं आता था, किसी को अलाउ नहीं था हमारे साथ डगआउट में बैठना। तो मैं और शाहिद आराम से प्लान करते थे, ये भी हमारे साथ थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस दिन वो फाइनल में गए, पूरा KCCA टीवी के चक्कर में या पता नहीं उसमें आने के सारा ऊपर, ये कर दो इसको, ये भेज दो इसको, ये भेज दो। जितना कम आपके पास सिलेक्शन, देखिए कप्तान मेन होता है, सबसे पहले एडवाइस कप्तान की होती है कि जी मैं ये टीम चाहता हूँ, क्योंकि सारी बुराई हमेशा आती है कप्तान पे। बाहर की आवाम भी कप्तान को देखती है, जी ये कप्तान ने ये कर दिया, पीछे तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। उसके बाद आता है कोच, और उसके बाद अगर कोई आप सीनियर आपने रखना है मशवरा देने के लिए, वो आप जरूर रख सकते हैं। लेकिन कोच और कैप्टन, फर्स्ट कैप्टन, आप उससे पूछ के टीम बनाते हैं कि यार ये आपकी टीम ये होनी चाहिए, आज इस मैच में ये खिलाना है। अब देखिए इंडिया की यार दूसरी टीमें हैं, वो कितने प्लानिंग से अपनी टीमें बनाती हैं। पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल रहा है, जो कि स्पिनर्स के बादशाह हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, उसमें आपने 2 स्पिनर्स खिला दिए जहां आपको एक मीडियम पेसर खिलाना था। छोटी छोटी गलतियां जो हमने की हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं देते, हमारी अपनी गलतियां हैं। छोटी छोटी गलतियों से ही फिर ये हमारी गलतियां बड़ी होती हैं। शुरू के मैच हम जरूर बहुत बुरा खेले। आप देखें न्यूजीलैंड की इस बार लक फेवर कर रही है, तो हो सकता है लक, मैं तो उन्हीं के लक फेवर कर रही है। आखिरी कैच भी हो गया, जब अगर वो हार जाता उस वक्त वेस्ट इंडीज से जो कैच हुआ है ब्रैथवेट का, वो सेंचुरी स्कोर कर दी। वो तो ब्रैथवेट ने गलती ये की थी कि वो सेंचुरी उससे पहले ही मुकम्मल हुई थी और वो बस फ्लाइंग किस दे रहे हैं और अब लगे हुए हैं उसमें, सारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई और बाउंड्री पे कैच हो गए। यही होता है, थोड़ा सा लक फेवर किया न्यूजीलैंड को। बॉलें बाकी हैं, तो दरअसल प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेसिकली वो स्लॉगर ही हैं। उनका माइंड बैट्समैनों वाला नहीं है। अगर कोई बैट्समैन उस वक्त होता, वहां पे वो आराम से मैच ले जाता, नीचे मार के, जहां पे गैप होता है वहां पे यकीनन इस मौके पे इतना पहुंचा के, तो यकीनन मैं भी या कोई भी अच्छा बैट्समैन होता है वो कोशिश करता है गैप में मार के 1 रन ले, फिर बाकी पूरे 6 ओवर हैं या छक्का मारना ही है तो गैप में मारे, जहां पे फील्डर ना हो, चांस कम होते हैं। अगर चौका श्रीलंका के खिलाफ भी फंस गए थे वो तो, न्यूजीलैंड हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मैच जीता है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए उनका सिर्फ विलियमसन पे पूरा मैच चलता है। विलियमसन जहां आउट हुए उनकी आधी टीम तो रह जाती है। रॉस टेलर बहुत अच्छा खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी बैड लक है। मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो, कोई नहीं परफॉर्म कर सका। 3-4 इनके बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। इतने प्लेयर्स ना फॉर्म में होने के बावजूद जिस तरह भी ये फाइनल में आ गए और सेमीफाइनल में आ गए, और अब जो ड्यू है मार्टिन गप्टिल पे भी और कॉलिन मनरो पे भी, दोनों में से एक भी खड़ा हो गया, वो भी 150 रन के बैट्समैन है। मनरो तो शायद उन्होंने ड्रॉप किया लास्ट मैच में किया था, लेकिन हो सकता है लास्ट मैच में ही किया था, हो सकता है कि वो दोबारा इन कर दें। हाँ बिल्कुल, मेन प्लेयर है उनके, वो बैड लक है। हो सकता है कि वो यकीनन जब बाहर से एक दफा दोबारा बैट्समैन अंदर आता है तो
थोड़ा सा उसमें यकीनन उसकी माइंड चेंज होता है कि यार मैं इतने दिन बाहर बैठा हूँ, 2 मैचों में अब मैंने करना है। वो जरूरी होता है कि आप जिसकी फॉर्म नहीं हो, एक मैच अगर आप बिठा देंगे और नेक्स्ट मैच में आएगा तो परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हो सकता है कि हमारी तो दुआ है कि न्यूजीलैंड जीते। इंडिया भी हमारा, ये नहीं कि इंडिया हमारी फेवरेट जो अच्छा खेले, आज सरफराज ने भी यही कहा। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने पीछे सुनने में आ रहा है कि हमारे साथ किया गया, अगर किया गया तो फिर तो हम फेवर न्यूजीलैंड को ही करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। आज ये भी सरफराज से सवाल किया गया कि क्या इंडिया ने ऐसा किया, तो सरफराज ने कहा नहीं ऐसा नहीं, दिल से कह नहीं सकते वैसे, जानबूझ के वो भी तो दिल से नहीं कह सकते ना सरफराज, मीडिया पे तो नहीं कहेंगे ये बात, जो है ना वो फंस जाएंगे। राशिद कुरैशी साहब, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस वक्त ट्रेनर हैं, आप सरफराज के साथ आपका टाइम गुजरा काफ़ी, आपने पाकिस्तान ए के लिए ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए, पाकिस्तान अंडर-19 के ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ से मैच हारी थी, हालांकि हम वो खुश नसीब टीम थी कि जिसका 1.5 महीना इंग्लैंड में गुजरा था, हमने T20 भी खेला था, हमने 4 ODI मैचेस खेले, एक हमारा बारिश की नज़र हो गया था। तो क्या कमी लगी थी जो पाकिस्तान टीम इतना टाइम गुजारने के बाद एकदम से कोलैप्स कर गई 105 रन पर, जो कंडीशन को भी समझ गई थी, जो सूरत हाल को भी समझ गई थी, उनके खिलाड़ियों को उन पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस भी हासिल हो गया था। तो क्या ऐसी चीज़ आपको लगी एज ए ट्रेनर कि कहाँ पे कमी लगी थी जो टीम एकदम कोलैप्स की? देखिए, मैं शुक्र सिंह भाई, जब तक मैं समझता हूँ मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का मामला है। कि वो एक चीज़ होती है कि हम इतने अरसे से इन्वायरमेंट में हैं और अडॉप्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा इजी ले लेना चीज़ों को। यहाँ पर बहुत अहम रोल है कोचेस का, टीम मैनेजमेंट का होता है कि वो डे 1 से ही चीज़ों को बिल्कुल सीरियस लें। हमारा रहा साथ, जैसे सगीर भाई ने बताया, मैंने आपके साथ भी काम किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तस्दीक करेंगे, सगीर भाई ये हर मैच से पहले मैच टू मैच बैठते थे, बात करते थे, मैच खत्म, पिछला हो गया, आज नया मैच है, नया दिन है, हर मैच को फाइनल की तरह लेकर खेलो, आपके ये अल्फाज होते थे डे 1 से। अच्छा, ये वो फीडबैक होता है जो कहते हैं यार देखो यार आगे का अपने गोल सेट होता है, छोटे छोटे गोल्स करके आप अपने मेजर गोल की तरफ जाते हैं। तो ये एक सेटलमेंट ऑफ गोल में थोड़ा सा उनका कहना क्या, उन्होंने इसको वर्किंग नहीं की हुई थी, गालिबन टीम मैनेजमेंट का उन्हें उस तरह से सीरियस नहीं लिया। 11 सेटल नहीं हो रहे थे आपके। देखें, आपने जो असल है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जो सच्चाई है फराज साहब, वो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी जिसमें हमने 6 खिलाड़ियों को इंक्लूडिंग कैप्टन हसन अली, शादाब, अपना आमिर उस सीरीज के अंदर थे, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, भाई आपने 6 चेंजेस कर दिए। वो 6 चेंजेस कर दिए कि जिनके ऊपर आप रिलाय कर रहे थे, जिनके साथ आप खेल रहे थे, आपने वो 6 चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया में किए। उसके बाद आप 11 रुकनी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के 4 मैचेस तक नहीं बना सके थे कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, असल में वजह पता है क्या है कि ये टीम एकदम से तो तैयार होती नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए पिछले 4 साल से मेहनत की जाती है और लड़कों की सिलेक्शन की जाती है। हमें तो वर्ल्ड कप में भी नहीं पता था कि कौन से मैच में कौन से लड़के खेलेंगे और कौन सा लड़का परफॉर्म करेगा ना। जैसे सगीर भाई ने बात की शाहिद आफरीदी की। शाहिद आफरीदी एक वाकई स्ट्रॉन्ग कप्तान थे, हालांकि सरफराज के मैचेस एज ए कप्तान ज़्यादा हैं जीतने के, लेकिन लड़के सुनते थे शाहिद आफरीदी की बात, इमरान खान की बात सुनते थे। सरफराज साहब के कौन हाथ बांध के उनको क्रिकेट खिलाता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। कप्तान हो तो आपने ऐसे कैसे हाथ बांधे हुए, आप किस तरह के भाई, स्ट्रॉन्ग आपको ही होना है। सरफराज इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन, और उसमें आपको सबूत यही है जिस तरह से उसने सब एक तरफ करके टीम को एक जगह करके गैदर किया। ये काम पहले क्यों नहीं किया? ये इंडिया के मैच के बाद हुआ ना, बिल्कुल हुआ, इंडिया के मैच के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ, उससे पहले कहां था सरफराज? ही इज ऑलवेज, मेरा जितना टाइम गुजरा है, मेरा फर्स्ट क्लास का उसका डेब्यू में आप ही कोच थे जब हम लोग साथ थे, डे 1 से इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन ऑलवेज। मतलब मामला ये है कि आपने ग्राउंड में जाके तो वहां के यहाँ रख लेते हैं। बिल्कुल, इस मामले में वो भले वो बाहर दुनिया नहीं समझते हो। टीम दी क्या गई थी, टीम सिलेक्शन वाज द मेजर इशू, टीम सिलेक्शन वाज द मेजर इशू। और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस था चीफ सेलेक्टर का, और दूसरे वो अननेसेसरी फैक्टर्स थे, जैसे आफ्ताब भाई ने भी कहा कि आपकी क्या जरूरत है, आपने टीम बना दी। वो चीजें इरिटेट करती हैं। आप किसी की अथॉरिटी को, किसी की रिट को चैलेंज करें, चाहे किसी भी अंदाज में करें, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी देयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी देयर, लेट देम फ्री, लेट देम टेक देयर डिसीजन बाय देयर ओन। तो वो चीजें जो हो रही थी, वो अल्टीमेटली जब देखिए, जब सबने अपनी अपनी कर ली,
उस वक्त कौन आया सामने? अल्टीमेटली उसने ऑफ द रिकॉर्ड या कुछ भी उसने सबको एक तरफ किया कि भाई मैं जानूं, मेरी टीम जाने, आओ बैठो मेरे साथ। और लड़के सुनते हैं उसकी, लड़के सुनते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस तो इसका मकसद ये लड़के जो है वो मिकी आर्थर के साथ मुतमईन नहीं थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वो टाइम है, कप्तान आज सरफराज ताकतवर कप्तान है, इसको बैक करें। आपके पास अब दाएं बाएं से जो चीजें हो रही है ना, वो चीजें बड़ा प्रेशर सब तरफ से। देखिए ग्रूम्ड कैप्टन है, अब वो आपको रिजल्ट दे रहा है, उसने करके दिखाया। जो कुछ भी हुआ, आफ्ताब भाई ने कहा अच्छा बाइज्जत फिनिश किया, ठीक है। अब वो जो गलती कहाँ हुई है, आपके जो वीडियो एनालिस्ट हैं, जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट होता है, वो ने बताया था भाई 40 ओवर्स के अंदर आपने ये करना है, आगे गोल सेट करके देता है मैच टू मैच। ये चीजें नहीं की गई। आपने 238 बनाने तो 50 ओवर में बनाएंगे। अब सरफराज कवर कर रहे हैं कि वो पिच ऐसी नहीं थी कि वहां पे तेज खेला जा सके, मैच जीतना इम्पोर्टेंट था। ये नहीं समझ में आने वाली बात है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कप्तान को मुश्किल में डाला, नहीं उनको मुश्किल में डाला, टीम को मुश्किल में डाला, वो उनका बहुत बड़ा कसूर है। उन्हें प्रोफेशनली डील ही नहीं किया गया। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स में हम बैठते हैं, आज मैं एक और मुइन खान, यकीन कीजिए हमारे एनालिस्ट के साथ बैठते हैं, आप किसी से पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब बने हुए होते हैं, हम डेली बेसिस पर मैच टू मैच एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है और बताते हैं यार देखो हमारा एवरेज, एक एक चीज। बात ये वो कोच है ना, उसने काम लिया सबसे, उन्होंने काम लिया सबसे। वो यहाँ क्यों नहीं चीजें हो रही है? यहाँ आपको पता है रन रेट का मामला है, तो क्या टीम मैनेजमेंट सो रही थी? उन्हें किसी चीज का ख्याल नहीं था। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं कि सरफराज अहमद एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है। आज भी अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके की थी, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और हर सवाल का बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया सरफराज अहमद ने। जो भी मीडिया ने बात की उसका उन्होंने प्रॉपर तौर पे जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ होती है कि वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो कप्तान के चेहरे के तासुरात, तो एक एतमाद दिखाई दे रहा था सरफराज के चेहरे पे कि ठीक है जो भी रिजल्ट सामने आया, जो भी आउटकम सामने आई, वो सबने देख ही ली कि हमने 5वें नंबर पर फिनिश किया। लेकिन कप्तान का एतमाद था। कप्तान ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर आपको सुनवाते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब ने मिलके इस ट्रांसमिशन को मेट्रो 1 न्यूज़ पर चलाया और कॉल्स के थ्रू आप आते रहें। 0310 जो ये नंबर है, आपको तो याद हो गया होगा, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी स्क्रीन पे चल रहा है वो नंबर, आप देख सकते हैं कि जिसके थ्रू आप कॉल्स के थ्रू आ सकते हैं। कुछ कॉल्स आ रही हैं, लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा हमने कहा कि डिस्कशन को बनाने, तो फिर आप दोबारा आइएगा, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। सरफराज अहमद ने इंडिया के मैच के बाद जो टीम के साथ मीटिंग की थी, क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग की थी, वो कितनी फ्रूटफुल साबित हुई वो हमने देख लिया कि हम चारों के चारों मैचेस जीतने में कामयाब हुए। लेकिन मिकी आर्थर का रोल क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुछ इतलात ये भी आई थी कि इंजमामुल हक को इसलिए भेजा गया था इंग्लैंड के उनकी मिकी आर्थर के साथ सीनियर प्लेयर्स की बन नहीं रही थी, ये भी इतलात सुनने में आई थी। लेकिन पहले ज़रा सुनते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने आज क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। जिस तरीके से आखिरी 4 मैचों में एज अ टीम हमने कमबैक किया, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। आप सबके सामने परफॉर्मेंस है और अनफॉर्चुनेटली जो है हम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाए और इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि पहले 5 मैचों में टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से टीम ने आखिरी 4 मैचों में परफॉर्म किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तमाम शोबों में हमने अच्छी कारकर्दगी पेश की। जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ खेले वो एज अ टीम हमने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, जिसकी वजह से हमें वो दोनों मैच जो है वो लूज़ करना पड़े। और उसके बाद जो 7 दिन थे वो एज अ टीम और एज अ कैप्टन हम लोगों के लिए बहुत टफ थे, क्योंकि जो चीज़ें हमारी टीम के साथ हुई, जो इंसिडेंट हुए और जो वाक़यात हुए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एज अ टीम मेरा फैसला करने से तो कुछ नहीं होता, फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना है, सारे फैसले वो करते हैं और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है टीम के। क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है कैप्टन के हवाले से। ज़ाहिर है सरफराज अहमद तो खुद डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन दानिशमंदाना फैसला करना होगा कि आपका एक कप्तान जो आखिरी 4 मैचों के अंदर ज़रा थोड़ी सी अथॉरिटी करके टीम मैनेजमेंट को भी साइड में कर देता है और उसके बाद मीटिंग करता है, तो पता चलता है पाकिस्तान टीम 4 मैच जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ मिकी आर्थर का रोल खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आफ्ताब बलूच साहब, इतलात ये थी कि मिकी आर्थर के सीनियर प्लेयर्स के साथ कुछ नाचाकी हो गई थी, जिसके बाद इंजमामुल हक को थोड़ा लेट जाना था, लेकिन फौरी तौर पर भेजना पड़ा। इंजमामुल हक का वहाँ जाना ऐसा लगा कि वो टीम को फ़ायदा नहीं पहुँचा इसका,
शायद और ज़्यादा थोड़ा सा नुकसान पहुंच गया। लेकिन मिकी आर्थर के इख्तलाफात जो है वो चलते रहते हैं। कोई कहता है एक खिलाड़ी उनका बेटा है जो उनकी पसंद नापसंद, वहाब रियाज कितने अरसा बाहर रहे थे, एंड टाइम पे वो पैराशूट के ज़रिए टीम के अंदर आए, ना वो 23 खिलाड़ियों में थे ना वो 25 खिलाड़ियों में थे, लेकिन वो वापस आ गए थे टीम में। उस लिहाज से मिकी आर्थर का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? अगर सीनियर खिलाड़ी उनको कबूल करने को तैयार नहीं है और कप्तान को एक मीटिंग करनी पड़ जाती है टीम को दोबारा खड़ी करने के लिए, तो फिर क्या आप रोल देख रहे हैं चीफ कोच का, हेड कोच का? मुझे ये तो नहीं पता कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या हुआ उनके साथ, वो डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, जैसे आप बता रहे हो। वो सख्ती करते हैं, आपको पता है कि बीइंग ए कोच उसकी ड्यूटी है, वो प्लेयर्स को डांट भी सकता है, प्लेयर्स को गाइड भी कर सकता है, उनको अच्छी तरह बता भी सकता है, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और बीइंग ए कोच अगर वो प्लेयरों से कोई बात करता है और उनको समझाता है तो इसमें सीनियर प्लेयर को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टीम के लिए कर रहा है, वो टीम का एक कोच है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जवाबदेही भी है। आप उसको जवाबदेही भी वही है। जब हारते हैं तो कप्तान को और कोच को ही हम सब बड़ा भला कहते हैं। अब ज़ाहिर है तो मेरा मैनेजर ख्याल है अगर कि 80 साल के होंगे अगर तो टीम परफॉर्म उनसे नहीं क्या कर, पूछेगा कोई? सॉरी, मैनेजर अगर 80 साल के होंगे, वो काला चश्मा लगा के बैठ जाएंगे, तो कौन पूछेगा उनसे? नहीं, तलत अली माशाल्लाह समझदार आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, और अरे उम्र भी एक अच्छे- होती है आफ्ताब भाई। नहीं, उम्र तो मेरा ख्याल है उनकी इतनी है, 68-70 साल की है, हमारे साथ का ही खेला हुआ है। तो बात यह है कि alert होंगे। बंदा वो अच्छा है और वो मैनेजमेंट को जानता है, सब उसकी नहीं। बात यह है कि जब ये चीजें हो रही हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर मैनेजर का काम है, मैं यही मैनेजर बात उसको कह रहा हूं। टेक ओवर करे, मैनेजर हैंड ओवर। देखिए मैनेजर आपको एक तगड़ा यंग चाहिए सर। जी ठीक है, वो यंग भी होना चाहिए, जरा समझदार भी होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो मैनेजर थे ना, तो उनका काम था कि वो इंटरफेरेंस करते और उसको मतलब जो भी टीम के अंदर प्रॉब्लम थे या जो भी मसले मसाइल सीनियर के, उनको बैठा के उनको गाइड करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई टीम, हम या पूरी एक टीम आई हुई है, हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है तो अगर उसकी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे पास आए, मैं बता रहा हूँ, कप्तान मौजूद है, कप्तान को आप बात करें, लेकिन आप उसको रिफ्यूज नहीं करें, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करें, ये फिर उससे फिर टीम के अंदर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। मैं भी आता टीम हूं। के अंदर वो जो एक वो माहौल, वही मैं उसी ग्रुपिंग की जानिब आ वो रहा खराब हूँ। हो एक अबू धाबी से कॉल है क्योंकि वो जी, काफी जी, देर जी, से जी, होल्ड किए हुए। मोहम्मद अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। अयूब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का सर। सरफराज अहमद पहुंच गए पाकिस्तान, और हाँ, आज उन्होंने सरफराज प्रेस नवाज अभी कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में ही की। है जी। हेलो। सरफराज नवाज इंग्लैंड में ही है अभी। जी जी, सरफराज अहमद पाकिस्तान पहुंच गए और उन्होंने जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो सब देखी, और उसमें सहाफियों ने सब सवाल किए और उन्होंने बहुत इत्मीनान से सब सवालों के जवाब दिए। उसमें आप भी शामिल थे, वहीद खान भी शामिल थे, लेकिन आपसे एक इतनी सी अर्ज है कि यहिया हुसैनी को जरा समझाएं अपने ताल्लुकात की बिना पर कि हमेशा वो तंज करते हैं और बहुत ज्यादा तंज करते हैं। देखिए और अयूब भाई, जब इन खिलाड़ियों के घरों पर जाते हैं तो बहुत मीठे बनकर मुनाफकत दिखाते हैं, वो इस तरह की हरकतें अयूब ना भाई, किया करें। अयूब साहब सुनिएगा, देखिए मैं आपको बताऊं, हम किसी होस्ट एंकर को, मेरे भी दोस्त हैं सारे, हमारा एक ही जगह होता है, आप उनके प्रोग्राम में बात कीजिएगा। आप यहिया हुसैनी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहेंगे कि भाई नसीम साहब आपके प्रोग्राम में हम डिस्कस हो रही, तो हम तो पता ही। मैं जरूर चाहता हूं कि आप ना कहें, क्योंकि आप सब एंकर हैं, सबने अच्छे अच्छे सवाल किए थे और आपका भी सवाल बेहतर था, वहीद साहब का भी सवाल बेहतर था, लेकिन यहिया हुसैनी ने तंज और तंज के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, चले वो जाने आप, हम बात करेंगे अपनी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज सरफराज वैसे कॉन्फिडेंट दिखाई दिए जिस तरह बात कर रहे थे अयूब साहब। सरफराज अहमद बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दिए और इंशाल्लाह पीसीबी उनको मुतवातर रखेगा कप्तान, और इंशाल्लाह वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे चलकर। लेकिन जो खामियां हैं उनको जरूर दूर किया जाए नसीम भाई। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको अयूब साहब। और आपसे इतनी सी भी अर्ज है कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर अपने प्रोग्राम में, अगर आपकी टीम इसको बर्दाश्त कर सकता है, आपका इदारा, तो एक दिन जरूर रखा करें ताकि लोगों की बातें आपसे हो सकें, फोन कॉल जरूर लिया करें सर। जी, मैं बिल्कुल अपनी बात करूंगा, आपकी जो राय आई है सामने, मैं बिल्कुल अपनी मैनेजमेंट से बात करूंगा कि लोगों का इंटरेक्शन जो है वो खासा इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग आके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी तकवीयत मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू हमें मिल जाती हैं जिन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सरफराज से तो आप मुतमईन लग रहे हैं वैसे?
इंशाल्लाह सरफराज से मुतमईन लग रहे हैं। और आतिफ भाई जो हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहें। सबको ही सलाम हो, लेकिन उनको खासकर बहुत बहुत सलाम हो। जफर भाई को बहुत बहुत सलाम हो। भाई वो दोनों ही नहीं आए आज, जो है ना, वो आतिफ भाई की कोई आंख में एलर्जी हो गई है। जफर भाई थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे। अयूब साहब, थैंक यू वेरी मच, आप वर्ल्ड कप और हम सब की इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। मैं मकसद है कि हम क्रिकेटर्स को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, तो मीडिया तो ज़ाहिर सवालात करता है, वो अपनी अपनी सबकी राय होती है। अगर हम अपने शो में बैठ के अगर मीडिया को भी डिस्कस कर रहे होंगे, बेहतर ही होगा कि हम अगर टीम को डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अयूब साहब, आपकी राय हमारे लिए बड़ी सर आंखों पर है, लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती राय ये दिखाई देती है। शगीर भाई, मैंने जैसे बात की कि मिकी आर्थर का रोल जितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन मिकी आर्थर का अपना एक एटीट्यूड है। इससे पहले भी वो दो टीमों के साथ जिस तरीके से अलहदा हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने क्या बातें की थी आपको पता होगा। ऐसे में अब मिकी आर्थर का टेन्योर हो गया है मुकम्मल, उनकी रिपोर्ट आने वाली है। क्या कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अगर सरफराज को आपने कप्तान रिटेन करना है, क्योंकि सरफराज की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, मुनासिब सी परफॉर्मेंस दिखाई दी है, ऐसे में जब आपको दूसरा कोई ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में अगर कोई एक ऐसी शख्सियत सरफराज के साथ लगाई जाए, जैसे अभी राशिद भाई ने बात की थी कि मोइन खान साहब की जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, या आपके साथ इतनी क्रिकेट खेली है, या आफ्ताब भाई जो है वो लेकर आए एक सपोर्ट अगर सरफराज को, क्योंकि वो शाहिद खान आफरीदी नहीं है जैसे आपने अभी बात की, वो इमरान खान नहीं है, वो वसीम अकरम नहीं है, वो इंजमाम उल हक नहीं है, एक एटीट्यूड होता था, एक हम्बल पर्सनैलिटी है। ऐसे में अगर उनको एक टीम मैनेजमेंट में सपोर्ट मिले, कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो ये है कि देखें, लाइकिंग डिसलाइकिंग अगर कोच या मैनेजर या कप्तान रखेगा टीम के साथ, फिर वो टीम कभी नहीं चल सकती ना, क्योंकि जब तक आपका बड़ा ही आपसे डिसलाइकिंग, जैसे कि सोहेल खान को निकाला, उमर अकमल, अहमद शहजाद, तो इस तरह आप ये बताएं ना, आप परफॉर्मेंस पे लें जो आपकी डोमेस्टिक किस लिए हो रही है, आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लें, आप पीछे की परफॉर्मेंस पे ना लें, जो कर रहा है उसको लें। लेकिन सारा पूरी दुनिया में यही होता है, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, इंग्लैंड उठा लें, जो कर रहा है वो आ रहा है, और हमेशा से वहां पे ही हो। हमारा ये है कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो जी वो उसका बच्चा है तो वो जी उसका बच्चा है तो वो क्यों आ रहा है, तो ये क्या, ये अगर इस तरह रहेगा तो हमारी टीम बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकती। इमामुल हक बहुत टैलेंटेड है, बहुत परफॉर्म करके दिखा है, लेकिन आज भी वही एक छाप लगी हुई होती है, जहां जाते हैं पर्ची पर्ची पर्ची। मेरे ख्याल क्योंकि में अगर चचा इतना करीब रहेंगे, हर चीज में जो है वो उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, तो भतीजे को ऑटोमेटिकली बोला जाएगा। अब आप अपने भतीजे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इमाम बुरा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे में अगर मैं बात करता हूं तो आप जो है वो किस तरीके से जो है वो, फिर अगर चचा साथ में होंगे तो आवाम यही चीख रही होगी। देखिए ना, सिर्फ उसमें यह है कि कोई लर्नर होना पड़ेगा उसको, जो वो गलतियां करता है अमूमन वो ना करे, जैसे कि वो पुल मारता है, जो कि लेग स्टंप से ज़रा बाहर बॉल होती है, उस पर ज़रा वीक है वो, और जो उसको इधर लाइन पे बॉल आती है सीने पे बहुत अच्छा हुक मारता है। देखें, अब बड़ा अच्छा उसने चौके भी मारे हैं पुल हुक पे, ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी प्लेयर हुक पे हल्का है या शॉर्ट पिच पे हल्का है। सिर्फ मैंने उसमें दो चीज़ें देखी, एक तो शॉर्ट पिच पे वो डक नहीं करता, वो अवॉइड नहीं करता, हेलमेट पे खा लेते हैं, खेलने की कोशिश। सरफराज ने मजाक किया था ना कि हर गेंद हेलमेट पे ही आके लगती है, जो है ना, उनकी बहुत गेंदें कही है इमाम ने, फखर ने भी। पूरे वर्ल्ड कप में कितनों के सर पे बॉलें लगी भाई, जो हफीज आए थे, जिस तरह फर्गूसन ने पहली गेंद की थी, जो हफीज को समझ में ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। लेकिन अगर कोई बाबर आजम जो खेले वो आउटस्टैंडिंग थे, चाहे शॉर्ट पिच कर लो या कुछ भी कर लो। तो काफी अरसे के बाद हमें इंजमाम और यूसुफ योहाना के बाद, यूनुस खान, इनके बाद एक बड़े अरसे के बाद एक प्लेयर मेरा अल्लाह करे ये आगे खेलें और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे। लेकिन एक प्लेयर से बहुत कम टीमें जीतती हैं, आपको एक आध से दो प्लेयर आपको और चाहिए जो रिलायबल हों, जो टीम लेके पूरी चलें। ये 30-40 रन करके आउट होना वो कोई प्लेयर नहीं है। सगीर भाई, इस पे बात करनी है मैंने कि ये जो नया सिस्टम भी आ रहा है, क्या इस तरीके का प्लेयर प्रोड्यूस करेगा? रऊफुद्दीन साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रऊफुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रऊफ साहब? खैरियत से हैं? जी खैरियत से। रऊफ साहब, अब तो टीम वापस आ गई है, तो कोई सजेशन आपकी? मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम का इंतखाब करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम मैनेजमेंट का इंतखाब करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी का इंतखाब करे, और अगर इन्हीं लोगों की तहकीकात होनी है तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे, उनकी क्रिकेट कमेटी करे। ये कुछ समझ में आने वाली बात है? रऊफ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं?
रऊफ साहब दोबारा आइएगा अब आप, क्योंकि अब हेडलाइन का टाइम होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ हेडलाइन के फौरन बाद, क्योंकि आज वर्ल्ड कप और हम सब 2 घंटे का ये शो है और आपकी कॉल्स भी लेनी है, तो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहते हैं। आज 2 घंटे का शो हम करने का मकसद भी यही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वापस पहुंच गई है और परसों से सेमीफाइनल होंगे, तो हमने कई ऐसे पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स को मदऊ किया आज अपने शो में कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे किस तरीके से लेके चलना चाहिए, जहाँ डोमेस्टिक का इशू भी दिखाई दे रहा हो, जहाँ कैप्टन के हवाले से भी मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हों, जहाँ कोच के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हों, जहाँ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हों, तो फिर एक्सपर्ट्स हमारे क्या कहते हैं। आप शो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब ने। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, आप शादी के बाद बिलाखिर पहुंच गए, हमें 1 घंटा आगे बढ़ाना पड़ा कि हम आपको देख सकें। थैंक यू ज़फ़र भाई, बात यही हो रही थी कि अब ग्रुपिंग की खबरें आ रही थी, इंज़माम उल हक वहाँ क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग बात करते हुए दिखाई दिए, जब उनको दूर किया गया, एक खिलाड़ियों ने आपस में मीटिंग की, हम 4 मैच जीतने में कामयाब हो गए। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात भी, ये तमाम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को वहाँ भेजना, अगर जो भी सूरत हाल हुई थी उनकी तहकीकात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी ही करेगी। इसमें अगर कुछ न्यूट्रल लोग भी 1-2 शामिल किए जाते तो कहीं ना कहीं खेल की दीवानी ये कौम इत्मीनान तो लेती। डेफिनेटली ये कौम डिज़र्व करती है इन तमाम जिन इश्यूज़ की वजह से या जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, जिसमें सबसे बड़ा इशू था हमारी मैनेजमेंट का, जहां हम देखते हैं कि टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो आपने यहाँ से इंज़माम को भेज दिया, टीम में ग्रुपिंग की बात आई तो इंज़माम वहाँ पे सॉर्ट इट आउट करते हुए नज़र आए, जाकिर खान वहाँ पे नज़र आए, एहसान मानी साहब खुद कोच से सीनियर प्लेयर्स की नाराज़गी की खबर आई तो फिर वहाँ पे यही सब कुछ चला। फिर उसके बाद जब आप पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद जब 22 करोड़ आवाम को पता चला कि हमारा रन रेट इस किस्म का है कि हम अगर बांग्लादेश से जीतते भी हैं तो हमें कोई टारगेट नहीं मिल रहा है, अनरियलिस्टिक टारगेट जो 500 प्लस रन करने का था, वो उसमें कौम और मैनेजमेंट बराबर नजर आई। तो मेरे ख्याल में एक तो मैनेजमेंट की जगह जो आम लोग हैं उन्हीं को इन नौकरियों पे दे दें ताकि आपके कुछ पैसा बच जाए। इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, और कोच को भी नहीं पता हो और कि रन रेट क्या है, इस वक्त चल क्या रहा है। स्पेशलिस्ट हैं ये लोग ना, सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये इनके पीछे 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये 20 साल 15 साल 10 साल से काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, और ये डे इन डे आउट इनकी जॉब है, इसके अलावा इनकी जॉब कोई नहीं है। तो अगर वो अपनी एक जॉब ही नहीं कर पा रहे तो माजरत के साथ कि फिर इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इनको रखने का फ़ायदा तो नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन ये जो तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब बन गए, वसीम अकरम उस कमेटी में, मिसबाह उल हक उस कमेटी में, अब मोहसिन हसन खान तो रहे नहीं है उस कमेटी में। तो उस लिहाज से मैं बात करता हूँ कि अगर क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी में 2 बड़े नाम शामिल दिखाई दे रहे, लेकिन अगर आप कोई एक ऐड कर लेते, जावेद मियांदाद साहब को तहकीकात में बिठा लेते, एटलीस्ट आप देखते कि अगर ग्रुपिंग दिखाई दे रही थी विजुअल के थ्रू कि कौन किस तरह आउट हुआ, जावेद मियांदाद साहब, इमरान खान साहब, आफ्ताब बलूच साहब, आप एक दस्तरस है, देखने के बाद बता सकते हैं कि क्या अच्छाई रही क्या बुराई रही। अमूमन जो लोग इस किस्म की कमेटीज़ को हेड करते हैं ना, वो रेलिवेंट नहीं होते, उस वक्त सिस्टम के अंदर नहीं होते, वो ठीक है, वो ही उसको जज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके न्यूट्रल लोग, हाँ न्यूट्रल लोग, भले उनका क्रिकेट से ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, लेकिन वो उस वक्त के सिनेरियो में मौजूद नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान देखें, हाँ पाकिस्तान पीसीबी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान का कल्चर हमें बताता है कि हम अभी इतने सेंसिबल नेशन नहीं हुए हैं कि इस किस्म की जो इंक्वायरीज होती हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, इनका फ़ायदा क्या होगा आने वाली नस्लों पे। हम सिर्फ इनको इंक्वायरीज के तौर पे लेते हैं, अपने जो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर करते हैं एक दूसरे को ऑब्लाइज करके, और फिर ये तहकीकात होती है। फिर जब उनको कोई फायदा उठाना होता है तो फिर वो वाइस वर्सा चलता है, वो उनको ऑब्लाइज करते हैं, ये उनको ऑब्लाइज करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई किसी किस्म का भी इम्पैक्ट आपकी इस कमेटी का या इस किस्म पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आएगा, कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशफाक साहब हैदराबाद से शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नसीम भाई, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अशफाक भाई। वर्ल्ड कप और हम सब
हम सब मिलके यही बात कर रहे हैं कि आप क्या होना चाहिए। आप तो ठीक है, हम बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, एक सच्चाई ये दिखाई देती है, खिलाड़ी भी वापस आ गए। ऐसे में पहला सवाल ये कि आजकल मीडिया में एक चीज है कि सरफराज को हटाओ, सरफराज को हटाएं। देखिए जी नसीम भाई, एक मसला जो सबसे बड़ा अहम तरीन है वो ये है कि जब तक हम अपनी मैनेजमेंट को लेकर और इसमें से अपनी टीम में से ये तासुबाना रवैया खत्म नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो उस वक्त तक शायद हमारे मामला बेहतर नहीं होंगे। मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपने देखा होगा बांग्लादेश के मैच से पहले सरफराज को जब आपने ऑनलाइन लिया था, सरफराज ने कहा था कि हम एक 500 रन तक का इंशाल्लाह इनको टारगेट देंगे। तो शायद ये एक मौजज़ा था, ये मौजज़ा था ना। तो अगर जब ये एक मौजज़ा था तो उस सूरत में अगर इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर हम हसनैन को क्या इंग्लैंड की गलियां दिखाने के लिए लेके गए थे, और जिनके बारे में ट्रम्प कार्ड और 150 और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इतनी बातें कर रहे थे, से करवाने वाला यंग लड़का, अगर सरफराज साहब जो है 50-500 का स्कोर करके मौजज़ा कर सकते थे तो क्या हसनैन डबल हैट्रिक करके मौजज़ा नहीं कर सकता था? बिल्कुल सही बात है, आपने कोई चांस नहीं दिया। इसी मैच के अंदर अगर वो डबल ये मौजज़ा कर देता तो मुमकिन है हम 316 पर भी जो है रन रेट पर जीत जाते। तो जब तक कि ये तासुबाना रवैया खत्म नहीं किया जाएगा, शायद मैं समझता हूँ मामला बेहतर नहीं होंगे ना। आपके सामने देखें, फराज शाह साहब भी बैठे हुए हैं, ये हैदराबाद के लिए कितना काम कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे इन प्लेयर्स के साथ जो कि यंग जनरेशन से, उसके साथ ये जुल्म और ये इस तरीके से रवैया कब तक होता रहेगा? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। डॉक्टर अशफाक साहब, थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बने और वाकई में हसनैन को मौका नहीं दिया। हसनैन के साथ आप रहे थे, क्या हसनैन में भी पूरा आपने सीजन और हसनैन ने जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? कोयटा ग्लैडिएटर्स को नदीम उमर भाई का बहुत भरोसा दिखाई देता था, सरफराज का भरोसा दिखाई देता था, मोइन खान साहब का भरोसा दिखाई देता था, विविन रिचर्ड्स का भरोसा दिखाई देता था, लेकिन नहीं दिखाई दिया तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का भरोसा नहीं आया हसनैन पे। बहुत शुक्रिया। हसनैन का ताल्लुक सिर्फ मेरा यहाँ से नहीं था, अंडर 16 में जो सिलेक्ट हुआ था उसका नेशनल कैंप में मैं ही उनका ट्रेनर था। उसमें आफरीदी शाहिन शाह भी थे, हसनैन भी थे। कहीं कराची में कैंप लगा था पाकिस्तान 16 का, मसरूर उसमें कोच थे। तो बहरहाल नो डाउट इसमें कोई शक नहीं वो ट्रम्प कार्ड था। किन वजूहात की बिना पर उसको यूज़ नहीं किया गया, उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। जब आपके हसन अली से परफॉर्म नहीं तो इनिशियल स्टेज शुरू में तो शाहीन शाह अफरीदी से भी नहीं हुआ था, वो भी एक्सपेंसिव 80-80 रन दे रहे थे। वो टाइम था, लेकिन देखिए बाद में वो टाइम नहीं था। लास्ट मैच में उसको लाना मतलब उसके साथ भी जुल्म था, ज्यादती थी। अब वो कम से कम एक चीज़ है कि क्लियर है कि वो जिस जगह से शुरू किया था आज भी उस जगह खड़ा है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ तो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं उसके बाद बाहर भी तो हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखें टीम सिलेक्शन में हम आप कर रहे हैं ना, तो ठीक है वो तो हुआ। बाकी इस जो टीम सिलेक्शन था बहुत लड़कों के साथ ज्यादती की गई। आप पहले भी बता चुके हैं, आबिद अली हो गया, अहमद शहजाद हो गया, उमर अकमल, कामरान अकमल में एज ए बैट्समैन आप उसे कंसिडर कर सकते थे। मोहम्मद नवाज वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर, आपने उसको कहीं कंसिडर नहीं किया। तो बहरहाल जब आप और उनसे बड़े सिलेक्टर आप लोग हैं, आप लोगों ने इतना कह कर वहाब को और आमिर को मीडिया ने इन करवाया, किसी और ने नहीं करवाया। तो जब वो लोग ये जॉब नहीं कर सकते, छोड़ दें, आप लोगों में से किसी एक को रखा करे भाई, क्योंकि आप लोगों का विजन, मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोगों की वजह से, मीडिया के, स्पोर्ट्स एंकर्स की वजह से, स्पोर्ट्स कम्युनिटी की वजह से, मीडिया की कम्युनिटी की वजह से 2 लोग इंडक्ट हुए, दोनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, ठीक है। तो मुशावरत में कम से कम यहीं से ले लें भाई। आप वो इतनी आप अगर 6 लड़के हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिठाएंगे तो फिर राशिद भाई यही रिजल्ट आने कि हमने सेटल ही नहीं होने दिया अपनी कप्तान को आपने बिठा दिया जिससे काम लेना था। और कप्तान ने अगर ये बात भी कही कि मैं टीम के साथ चला जाऊं और जाने के बाद जो है मैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहूं, तो फराज साहब ये भी बर्दाश्त नहीं किया गया, ये भी नहीं माना गया। और अगर एक T20 मैच वो खेल सकते थे साउथ अफ्रीका में तो उनको वतन वापस भेज दिया गया। एक प्रॉपर तौर पे दिखाई दे रहा था कि सरफराज वर्ल्ड कप में कैप्टन नहीं चाहिए और इसकी कोशिशें हुई हैं, लगा आपको? बिल्कुल हुई हैं। सरफराज के लिए तो आज से नहीं, शुरू से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरफराज ने अपनी परफॉर्मेंस से सबके मुंह बंद किए हैं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस अगर नो डाउट आज तक जो है वो अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती तो शायद ये फैसला
क्रिकेट बोर्ड पहले ही ले लेता और शायद वर्ल्ड कप के दौरान में ही ले लेता ना, यहाँ आकर कोई और कप्तान बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल कोई और कप्तान बन जाता, लेकिन विकेट कीपर नहीं रखा था दूसरा कोई, ये यहाँ फंस गई थी सिलेक्शन कमेटी, कोई डिसीजन समझ ही नहीं है, 2 ही ओपनर है। सरफराज जो है वो मेहनती कप्तान है और बेसिकली सच्चा इंसान है, मेहनत कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है और अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल है। हसनैन के ना खेलने का एज ए हैदराबाद में रहने वाले अफसोस बहुत अच्छा ही हुआ कि हसनैन को एक आध मैच में नहीं खिलाया, वरना वो भी माजी की तरह नामों में खो जाता। एक मैच खिला के बाहर करने का जवाब मिल जाता, लेकिन हमारे यहाँ पर अच्छी बात की है कि आज नहीं खिलाया, वरना तो हम एक बगैर खिलाई भी बाहर कर देते हैं। एहसन रजा साहब दुबई से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। एहसन रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप टीम की कारकर्दगी पे? वालेकुम अस्सलाम नसीम साहब। वर्ल्ड कप और हम सब टीम की कारकर्दगी भी क्या कहें, बैड लक है, हार्ड लक है हमारी। तो हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, तो हमें अपनी टीम को बैकअप करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चलो जो रिजल्ट आए उससे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम गलतियां करते हुए और कहीं ना कहीं जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आई। तो इसका मतलब है कि हमें इन पे भरोसा कर ही लेना चाहिए और करना भी चाहिए। खेले तो ये लोग अच्छा ही हैं, लेकिन इस टाइम कौम थोड़ी सी उदास है, तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप और हम सब तो हैं। आप ये जो सरफराज को किस तरह देखा आपने? मैं क्योंकि काफ़ी मीडिया कप्तान की बात कर रहा है, हालांकि ये कप्तान वो है कि आपकी टीम तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर रही थी, जिस जगह पे जाके आपने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही थी। आपको याद होगा कि जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उसके बाद क्वालिफाई किया था, बड़ी बड़ी टीमों को हराने के बाद हमने क्वालिफाई किया था। तो उस लिहाज से सरफराज को इस वक्त चेंज करना, जब ये भी बातें हो रही हों कि टीम में ग्रुपिंग है, कहीं ना कहीं उनके लिए राह इतनी हमवार नहीं है, क्या बेहतर फैसला होगा? हम अपने सिस्टम को मजीद खराब नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा है कि ठीक है, देखिए आपके सरफराज से या टीम से जो गलतियां हुई वो तो हुई, लेकिन अब पॉलिसी से भी बहुत गलतियां हो जाएंगी अगर हम सरफराज पे कोई एक्शन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे बैकअप करना चाहिए। वो हमारी टीम का कैप्टन है, उसने हमारी नुमाइंदगी की 2019 के वर्ल्ड कप में और बड़ा जबरदस्त यानी कि टीम ने एक नॉर्मल तक परफॉर्म भी किया है। तो थोड़ा सा उसे भरोसा करना चाहिए, यंग लड़कों को हमें सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम है कि हमने दुनिया को ये बताना कि हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन भी हैं। ठीक है, हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी नेशन वैसी अजीम है। तो ये मैसेज जाएगा अगर हम सरफराज और उसकी टीम को थोड़ा सपोर्ट करते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह पॉइंट टेबल देखा जाए तो हम 4थे नंबर के बराबर ही थे। हार्ड लक है, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर पे भी हमारे अच्छे ही नंबर थे। तो मेरा ख्याल है हमें बैकअप करना चाहिए, इसलिए हम सब वर्ल्ड कप में भी साथ हैं, तो हम टीम के भी साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने नुमाइंदगी भी की है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एहसन रजा साहब। वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बनी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ ने चलाई, आप लोगों के साथ है। आफ्ताब बुलू साहब, कल मेरी बात हो रही थी, हमारे शो का हिस्सा बने थे काका आपके दोस्त इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने कहा कि अगर सरफराज को 3 में से किसी एक फॉर्मेट से अगर आप हटा देते हैं तो सरफराज पे जो इजाफी बर्डन दिखाई दे रहा है या कहीं ना कहीं वो दुश्वारी का शिकार होते हैं, उससे बच जाएंगे। देखिए, सरफराज एज ए कैप्टन तो सक्सेसफुल है और कुछ काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहा है। अगर उसका बैक रिकॉर्ड देखें आप तो अंडर 19 से मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द कंट्री, T20 जिताना, अगर जो उसकी परफॉर्मेंस है, आपके 20 मैचेस, T20 के जो मैचेस हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन पे रखना। तो टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं किसी एक फॉर्मेट में प्रेशर कम करें। देखिए, प्रेशर होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो आप देखें ना। आप कुछ लोग जो हैं वो उसके बहुत जो क्रिकेट को समझते हैं, टेक्निकल होते हैं, जो समझते हैं वो उसको फेवर करते हैं। जो जज्बाती और इमोशनल होकर बात करते हैं कि जो टीम हार गई उसकी परफॉर्मेंस है, उसको निकाल दें, ये कर दें, तो ये चीज़ नहीं होती। बात ये होता है कि उसकी आप वो देखें कि उसकी मतलब है कि एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर भी वो बेहतरीन है, एज ए कैप्टन भी बहुत। तीनों फॉर्मेट के लिए ठीक है। तीनों फॉर्मेट में ये है कि थोड़ा बहुत अगर समझते हैं कि हमारी किसी एक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही या उस पर बर्डन है थोड़ा सा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कोई फील करता है। वो बड़ा दिलेर कैप्टन है, बड़ा अटैकिंग कप्तान है और थोड़ी सी उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता अब उसने गेन कर लिया है। और उसकी आप वो देखें कि वर्ल्ड कप में जो शुरू के मैचेस हमने थोड़े बहुत गलत खेले थे, जैसे हार गए थे, तो उसके बाद उसने टीम मीटिंग की। टीम मीटिंग के बाद उसने मोटिवेट किया टीम को
और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, वो 4 मैच लगातार जीत गए। अगर पॉइंट का सिलसिला ना होता, हम एक पॉइंट लूज ना करते बारिश की वजह से, तो मेरा ख्याल है हम फाइनल सेमीफाइनल में खेलते। कार्लोस ब्रैथवेट अगर एक गेंद को थोड़ा सा और जोर से हिट कर देते जो बाउंड्री पे कैच हुए तो हम फिर पहुंच गए थे। लेकिन ये कि वो पॉइंट बड़ा काउंट करता है जो बारिश की वजह से हम लूज कर गए। और इंडिया से मैच था न्यूजीलैंड का, उन्हें पॉइंट मिला इंडिया से मैच का, न्यूजीलैंड को, हमें मिला श्रीलंका के मैच का पॉइंट एक। तो बस ये कि आप कहते हैं, देखिए लास्ट टाइम लक जो अभी सगीर भाई ने बात की ना कि किस्मत इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ दिखाई दे रही है, सम टाइम और इंडिया सेमीफाइनल परसों खेल रहा है। आपकी परफॉर्मेंस भी होती है, जैसे वर्ल्ड कप में हम लास्ट टाइम 92 में हमारी टीम दूर दूर नहीं पता था कि हम आगे मैच खेलेंगे, लेकिन आपकी लक ने साथ दिया, बारिश हो गई, आपको एक पॉइंट मिल गया और आप आगे मैच में आ गए। इसी तरह यहाँ बैड लक हमारे साथ ये होगी कि हमारे पॉइंट हमारे अगेंस्ट चला गया, तो अगर वो हमें मिल जाता तो शायद हम भी बहुत मुख्तलिफ होती क्वालिफाई कर लेते। तो इस तरह से मेरे ख्याल है कप्तान को सडनली ये एकदम उसकी परफॉर्मेंस को मतलब ऐसे काउंट करना कि हटा दें, निकाल दें, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। एक कप्तान है, कर रहा है, कप्तानी कर रहा है, उसको चलने दें, अभी चलने दें। अब उसके साथ अगर आपको अटैच करना है तो नंबर 2 वाइस कैप्टन साथ रखते हैं, उसको ग्रूम करें आहिस्ता से। 1-2 सालों बाद अगर आप देखते हैं कि सरफराज की कप्तानी नहीं होती, किसी एक फॉर्मेट उसको चेंज करके उसको बना आगे कर सकते हैं ये काम। आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा। कोहली तीनों फॉर्मेट में लीड करते हैं, केन विलियमसन तीनों फॉर्मेट में लीड करते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम में चले जाते हैं तो अलहदा कप्तान आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के। इसी तरह श्रीलंका में भी आपको मुख्तलिफ दिखाई देंगे, और कई ममालिक के अंदर यही सूरत हाल दिखाई देती है। तो ऐसे में अब मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे तो कप्तान को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसे में सरफराज पे बर्डन कम करने के लिए अगर किसी एक फॉर्मेट में एज ए प्लेयर खेलें वो तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर टेस्ट मैच में से आफ्ताब भाई ने भी बोला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको देखें, जितने भी आप क्रिकेटर से पूछेंगे वो सब सरफराज की तारीफ़ ही करेंगे। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है, और बैड लग गई उसकी थोड़ी वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी जो कि वो तभी मेरे ख्याल में हो सकता है उसने हारिस सोहेल को भी भेजा अपने से ऊपर, या जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने, जब कभी ऐसा हो गया स्लॉगिंग का वक्त आया तो उसने किसी और को भेज दिया। तो ये तो स्ट्रेटजी बनती रहती है उधर। थोड़ा सा इंटरप्रेट करूंगा। देखिए सरफराज ने बीइंग ए कैप्टन, जब कैप्टन होता है ना तो वो टीम का सोच रहा होता है, इंडिविजुअल अपना परफॉर्मेंस नहीं सोच रहा होता। तो उसने जो टीम के लिए बेहतर था उस वक्त अपने आप को चेंज किया। जो भी बैटिंग कर उसने शफल किए हैं तो उसमें उसने समझा कि इमाद वसीम को ऊपर भेज दूं, या इसको लेफ्ट हैंड क्या नाम है, हारिस सोहेल का भेज दो, तो ये टीम के उसमें तो ये तो बेहतर फैसला था। आज भी सरफराज ने यही बात कही। आप प्लीज बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला आता है। देखिए ना, अगर हारिस सोहेल अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी निक में दिखाई दे रहे हैं, 2 सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी जो सीरीज हम हारे थे उन्होंने स्कोर की, अगर अपने से ऊपर भेजा बिल्कुल भेजना चाहिए था। और मेरे ख्याल में तो जैसे हफीज की भी फॉर्म थी, अगर हफीज से भी उसको पहले भेजते उसको ज्यादा टाइम विकेट पे मिलता तो हो सकता है वो और भी अच्छे परफॉर्म करता। तो बैड लक ये हुई कि हमारे सिलेक्शन जैसे सब ऑस्ट्रेलिया से शुरू पार्ट टाइमर नहीं लगाने थे हफीज पे। वो देखे ना, सबसे सारी विकेटें पार्ट टाइमर को देखें। हर दफा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ले लें, आपको इतनी अच्छी सीरीज मिली प्रैक्टिस के लिए, आपको जो आपने टीम उस वक्त बनानी थी आपने 6 लोगों को ड्रॉप। कोई एक बड़ा कसूरवार इस वर्ल्ड कप की कारकर्दगी का, ये जो 12 मैच हम एक कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सगीर साहब कोई एक बड़ा इसमें कसूरवार कौन? पाकिस्तान बोर्ड, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, कैप्टन है, कोच है, सिलेक्शन कमेटी है, तो कौन जिसने ये टीम बनाई आखिर में 6 लड़कों को निकाला, जिसने भी किया, मेरे ख्याल में वही कसूरवार हैं। आप वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्शन कमेटी का काम था। वर्ल्ड कप से पहले इवन सरफराज बैठना नहीं चाहते थे। नहीं बैठना चाहते थे, कौन बैठना? प्लेयर मुझे कोई बैठाएगा, मैं कभी नहीं बैठना चाहूंगा। आप इनसे पूछें, अगर इनको बोले आप आपको ऐसा नहीं लगा कि सर एक कप्तान भी चेंज करने की कोशिश थी जहां सरफराज को आराम दिया गया था और उसने ग्रुपिंग को पैदा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये 6 मैचों की वजह से आप बहुत नीचे चले गए, आपका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया। नेक्स्ट मैच में आप इंग्लैंड जा रहे हैं खेलने के लिए, उनसे सीरीज खेलने जा रहे हैं, आपका 5-6 मैच व्हाइट वॉश हुआ, वो आपकी कॉन्फिडेंस कहाँ गया? उसके बाद इंग्लैंड जाके आप इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं, वो खेलते हुए आ रहे हैं, वहां पे तो हार नहीं था इन्होंने। उस वक्त भी इनको, अगर ये सारी ग्रुपिंग की वजह हुई है कि ये सारा जो आपने ऑस्ट्रेलिया से आपने शुरू कर दिया, अगर वही टीम खेलती, एक आध चेंज जरूर था, चले आप अंदर बाहर करते रहते हैं, वो चलता है, लेकिन इस तरह आपने 6 लड़के बाहर करके आप टीम बिल्कुल आपने डाउन कर दी। आफ्ताब भाई कुछ आप कह रहे थे? मेरा ख्याल है जो हमने सिलेक्शन का जो शुरू में जो सिलेक्शन किया ना, वो
पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया और किसने ये डिसीजन लिया कि जी आप टॉप के 6 प्लेयर्स को आप ड्रॉप कर दें और नए प्लेयरों को लेकर आएं। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपकी कप्तान जो टीम का कप्तान है उसको भी आपने बाहर किया, जिसने प्लेयरों को देखना है, जिसने टीम को समझना है, दूसरी टीम को अपने प्लेयरों को यूटिलाइज करना है, वो सारा प्लान उसने करना, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से आप पूरी ग्रुपिंग पैदा करने में सिलेक्शन कमेटी का किरदार है, पीसीबी के अपने थिंक टैंक का किरदार है। नहीं, सिलेक्शन कमेटी का ज्यादा, या फिर जो वो भी बोर्ड की जो पॉलिसी या उनका प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने किया, लेकिन जो कुछ भी किया वो गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखिए आप 12 मैच हारे हैं वर्ल्ड कप की जो टीम थी, हाँ नेचुरली, तो वर्ल्ड कप की जो आपकी टीम थी ना, उसमें आप किसी से ही पूछ लें, आप वर्ल्ड की टीम में आप बनानी है वर्ल्ड कप की, तो मेरा ख्याल 14 या 13 लड़के तो उंगलियों पे थे। एक आध चीजें होती हैं जिसके लिए सिलेक्शन, लेकिन उसके बाद आपको 15 नहीं बन पा रहे थे, फिर उस 6 लड़कों को बिठाने के बाद आपके 15 नहीं बन रहे थे। प्लानिंग गलत, सिलेक्शन गलत तो हुआ, उसकी वजह से हुआ ना सारा, पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई। फर्ज करें पूरी चेंज भी डिस्टर्ब होते हो गई हैं, आपकी। तो मेरे ख्याल में नए लोग आने चाहिए। अगर वही पुराने ही लोग आ गए तो कोई चेंज नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे माहौल रहेगा जो पहला है। हर चीज ये होती रहेगी, आपकी टीम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। आप नए लोग लेकर आए। पाकिस्तान में कम बड़े लोग नहीं हैं जिनको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है। गौरव को क्या पता, क्रिकेट खेलना और एक कोचिंग जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस खेल का होता है ना, जो टेस्ट प्लेयर को 50-60 टेस्ट खेला हुआ है, वो एक्सपीरियंस ही दूसरा होता है। उसको अपने ऊपर पता होता है जी उस वक्त मैं अपने आप को कैसे कंडीशंस में अडॉप्ट करता था, किस तरह मैं खेलता था। अगर आप वही सारे पुराने लोग ले आएंगे दोबारा से, इनको हटा के फिर वही चेहरे जो हर बार वही आते हैं और अभी भी वही आएंगे, मुझे पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 साल बाद भी ये कह रहे हो कि जी आपकी टीम तो वैसी की वैसी जो 4 साल पहले थी, हारे बिल्कुल ठीक है। तब्दीली की फिजा पूरे मुल्क में दिखाई दे रही है, सब बात कह रहे हैं तब्दीली है, घबराना नहीं है, हर तरफ से एक ही आवाज आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर क्रिकेट टीम के मामले में भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मैनेजमेंट के हवाले से तब्दीली का सोचे, तो वाकई में ये कौम फिर नहीं घबराएगी, क्योंकि जिस तरह अभी सगीर साहब ने बात की थी कि वही लोग दोबारा आ जाएंगे, वही लोग दोबारा रन करेंगे, तो फिर तब्दीली कैसी। फिर तो ये कहे कोई कि घबराना नहीं, तो फिर तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यही कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बार बार हमने ये बात कही थी कि आप जिस तरीके की चेंजेस कर रहे हैं ये नुकसानदेह होंगे, और पता चला कि आप वही टीम थे जिसने 1.5 महीना इंग्लैंड में क़याम किया, लेकिन आप अपनी टीम नहीं बना सके। आपको पहले वर्ल्ड यानी कि आप इंग्लैंड में भी नहीं बना सके सीरीज में, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप के जो इब्तिदाई मैचेस खेले, आपको नहीं पता था कि 1 से लेके 11 तक आपके खिलाड़ी कौन से होंगे। जब ये सूरत हाल पैदा कर दी जाए जफर इकबाल चौधरी साहब, तो फिर कौन सी टीम जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में जाएगी? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सगीर भाई और आफ्ताब भाई दे आर जेंटलमैन। दुबई में जो सीरीज स्टार्ट नहीं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों ने अभी तक इस टॉपिक पे बात की है और बहुत खुल के की है, बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने इन चीज़ों को उजागर किया है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब 6 प्लेयर आपने ड्रॉप किए थे तो आपकी इंटेंशन जाहिर हो गई थी। जब आपने शोएब मलिक को कप्तान अनाउंस किया और उसके बाद उसको पुल करके इमाद वसीम को लेके आए, उससे पहले आपने एक फ्रेंचाइज का उसको कप्तान अनाउंस किया, तो आपकी थॉट्स क्लियर थी कि आप जा रहे थे कि हम इस वर्ल्ड कप में कैप्टन चेंज करेंगे। आप ये थी माने या ना माने, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और हो सकता है कि आप लोग भी एग्री करें, लेकिन बोल ना रहे हो। कर लिया, सही है। नंबर 2, जो हम बात कर रहे हैं ना क्रिकेट की, क्रिकेट इस तरह नहीं चलती, आपकी मर्जी से क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आपके 16 के अलावा टीम मैनेजमेंट हर आदमी आपको बैक करता हुआ नजर आएगा, तो आपकी टीम जीतेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि 6 खिलाड़ी एक कॉर्नर में और 6 खिलाड़ी एक कॉर्नर में। और ग्रुपिंग आपने वहीं से पैदा की है। बिल्कुल आपने की है और आपने जानबूझ के की है। और ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि तीनों फॉर्मेट में सरफराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं तो एक सवाल करता हूं कि मुझे ये बता दें कि सरफराज नहीं तो कौन। हाँ, ये भी तो एक सवाल है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। हम खाम खाई कोई बहस में उलझे हुए हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। जो चॉइस है वो आप उस वर्ल्ड कप शुरू होने से 1.5 महीना पहले ट्राई कर चुके हैं और आपको नजर आ गया है कि आपकी जो चॉइस है वो कैपेबल ही नहीं है। वो 11 में होना उसके लिए मुश्किल है, तो खेलेगा कैसे, टीम कैसे लीड करेगा। नंबर 2, ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ना
कि इसमें Criteria इसको इसका अलग है, इसका अलग है। इसको कप्तान इसका बना दो। ये उन नेशंस में चलते हैं जिन नेशंस में बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग रहते हैं और वो एक दूसरे को बैक करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज अगर करने की कोशिश पहले भी हो चुकी है, अगर अब दोबारा की गई तो उससे ज्यादा बदतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक चीज और ऐड करूंगा, वो जो सगीर भाई ने बोला था कि अब वही चेहरे आपको दोबारा से नजर आने लगेंगे, तो मैं तो सिर्फ उसमें इतनी सी छोटी सी बात करता हूं कि चेहरे वाकई वही फसली बटेरे आपको इधर उधर अब नजर आ रहे हैं, वो अपने लिंक्स को दौड़ा रहे हैं और उन्होंने किसी न किसी पोस्ट पे आना है। मेरा सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब वो ज्यादा बात करते हैं तो हमें डर लगता है उनके दांत बाहर ना आ जाएं। कंसल्टेंट बनने की कोशिशें ना करें, खुदा के लिए। बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो बोर्ड में बैठे हुए हैं इस वक्त, कंसल्टेंट बनेंगे या कोच बनेंगे या मैनेजर बन चुके हैं। ऐसा मैनेजर पाकिस्तान टीम को नहीं चाहिए जो डार्क ग्लासेस लगा के पीछे ले बैक करके सो जाए। आपको वो लोग चाहिए जो इस टीम को लेके आगे चले। अब ये टाइम है चेंज का। खुदा के लिए अगर अभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना आप शुरू का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो ग्रास रूट लेवल से। हमारा हर आदमी एसी में बैठ के कोचिंग करना चाहता है, कुर्सी पे बैठ के आप चले जाए पीसीबी के मैचेस में, आपको कोच कुर्सी पे ग्राउंड के बाहर बैठा डाल के और वो कप्तान को बोल रहा होता है कि जी आप उस बॉलर को लगा दो, इसको कर दो। आप कहां से कप्तान ग्रूम करेंगे, कहां से प्लेयर्स को लेके आएंगे? और बैठ के बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी सर सॉरी टू से, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये क्रिकेट का तरीकाकार नहीं है। क्रिकेट को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आपको रेप्लिका लाना पड़ेगा उन लोगों का, उन कंट्रीज का जिधर क्रिकेट ग्रूम कर रही है। इंडिया आपसे पीछे थी 20 साल पहले, आज आपसे 40 साल आगे है। वजह क्या है? उन्होंने इस चीज को अपने मुल्क में इंप्लीमेंट किया है। जो लोग अब हम भी कर रहे हैं ना, अब हमने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए हैं अपने कंट्री के साथ, अपनी जॉब के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन लोगों को आगे ला रहे हैं जो क्रिकेट खेलना जानते हैं और जो खिलाना जानते हैं। असल चीज तो खिलाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देता है। आप शर्जील खान, हमने अपनी ओपनर्स को देखा, 9 अगस्त को शर्जील खान की सज़ा ख़त्म हो रही है और 1 सितंबर से नेशनल T20 खेला जाएगा। शर्जील का, और हमने अपने ओपनर्स देखे, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि शर्जील आज भी जो है एक इफादियत रखते हैं। तो वो जो एक रीहैब प्रोसेस है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी दौरान में ख़त्म करके, ताकि अहमद शहजाद भी ऑप्शन मौजूद है आपके पास, फ़खर से परफॉर्म नहीं हुआ, शर्जील भी जो है वो कम बैक कर रहे हैं, तो क्या मौका मिलना चाहिए शर्जील को कि वो नेशनल T20 खेलें? और जो रीहैब प्रोसेस है, अगर 9 को सज़ा मुकम्मल हो रही है तो 20 दिन के अंदर मुकम्मल करें? बिल्कुल करना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल जो काम हमने कल करना है बाद में करना है, नेशनल इंटरेस्ट में है कि उनका प्रोसेस साथ साथ चलता रहे, उनको प्रोसेस का हिस्सा भी बना रखा जाए और उनको खेलने का मौका भी दिया जाए। देखिए, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नॉट शर्जील, इन नेशनल क्रिकेट टीम्स इंटरेस्ट, आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, जो अवेलेबल लोग हैं, आपको उन पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आपने एक छोटे से जुमले में बात करते जा रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट की। देखिए, ये क्रिकेटर्स का माशी कत्ल है। मुझे नहीं मालूम इतना खामोश क्यों बैठे। ये तमाम क्रिकेटर्स का माशी कत्ल है। क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा? जो लड़के वहाँ खेल रहे हैं उन्हें पता है वापस आ रहे हैं उनकी जॉब नहीं होगी, या वो मुबम से वो वापस आकर क्या ज्वाइन करेंगे? आई फील वेरी सॉरी कि इमरान खान जैसे लीडर, जो क्रिकेटिंग मतलब वर्ल्ड कप के चैंपियन रहे, जो खुद ये कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी काउंटी क्रिकेट खेलकर अपना बनी काला का घर बनाया। आप मुझे बात बताइए, पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, हजारों क्रिकेटर का मतलब है हजारों खानदान, उनका किचन चलता है। तेरे ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको तो फिर फिक्र नहीं होगी, उन्होंने इतना अर्न कर लिया, लेकिन एक फिक्र आने वाला खिलाड़ी है उसकी फिक्र तो सोचें। अल्टीमेट फिक्र है, अल्टीमेट फिक्र है। हर आदमी 11 लड़के तो उससे परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आप खुद सोचिए, हमें बैक ऑफ द माइंड ये हो कि हमारे आगे जॉब नहीं है या पता नहीं क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड आपके कितना भी हो, ये आपके परमानेंट जगह है ना, इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल ये होगा, ये इसका भी असर। आपको ऐसे मौके पे जब टीम वर्ल्ड कप खेल रही है तो ऐसी कोई चीज करनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल बाहर नहीं करनी चाहिए थी। आप उनको मेंटली फ्री रखते हैं, इसका भी इम्पैक्ट हो। और उससे बुरा इम्पैक्ट ये आ रहा है, मैं पता नहीं, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ले लूंगा। एक फर्स्ट क्लास का ऐसा फास्ट बॉलर जिसने अपने पहले मैच में डेब्यू में हैट्रिक की नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, वो बाइकर चला रहा है आजकल। जी यही होगा। कौन आएगा फिर?
बहुत भयानक नतीजे क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी पैसा दिया जाएगा तो उसमें भी पसंद नापसंद इतनी होगी, उसमें भी मेरिट का, क्योंकि आप बात करते हैं अपने एसोसिएशन के हवाले से कि उन मेरिट के हवाले से सवालात दिखाई देते हैं, तो फिर जब वही रन कर रहे होंगे ऐसे इकदाम मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। आप शर्जील खान की, आप हसनैन की बात कर रहे थे, आपके अंदर एक हैदराबाद बहुत कूट के भरा हुआ है। सैयद फराज अकबर शाह साहब, शर्जील की 9 तारीख को सज़ा मुकम्मल हो रही है अगस्त को, तो रिहैब प्रोसेस पहले कर लें ताकि यकुम से वो खेलें। देखिए नसीम भाई, बिल्कुल खेलना चाहिए। अब हमारे पास जो जो ऑप्शन है उन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए। शर्जील बेहतरीन ओपनर है, अहमद शहजाद है, अहमद शहजाद को उसकी नेचुरल क्रिकेट खेलने दी जाए ना। अब आपको पता है कि मिसबाह उल हक के दौर में जो वो नेचुरल क्रिकेट खेलता था उसको डिस्टर्ब कर दिया ना, उसे टुक टुक पे ले आए। वो एक हार्ड हिटर था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई ना। मिसबाह उल हक की तरह वो क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। देखिए अब इस सारे निज़ाम को ना फरिश्ते तो आके ठीक करेंगे नहीं, इस निज़ाम को हमने ही ठीक करना है, हमने ही बेहतर बनाना है। यही लोग हैं, इन्हीं लोगों को आगे पीछे करके क्रिकेट को सेट करना है। और मोइन भाई जैसे लोग हैं, जावेद मियांदाद जैसे लोग हैं, तो इन लोगों को जो है ना वो आगे लाना चाहिए और टीम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शो की जान 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई कहाँ बॉल खेलना है, किधर जा रही है, किधर खेलना है, फलाना आए, कोई आएंगे जो सिस्टम का हिस्सा होगा और आपका प्रोग्राम यकीनी तौर पर मैटो न्यूज चैनल को क्रेडिट जाता है। 2 घंटे के प्रोग्राम में गुफ्तगू वो निकलनी चाहिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी और डिपार्टमेंट की बेहतरी भी हो। बात सिंपल सी है, अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट सेंचुरी करने वाला प्लेयर पाकिस्तान में है ही नहीं। शान मसूद मोस्ट टैलेंटेड ओपनर आपके पास मौजूद है। आप फकर को ले गए, यकीनी तौर पर फकर ने वो मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई जो यकीनी तौर पर गैर मियारी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान 5वें नंबर पे आई। और पाकिस्तान के कप्तान ने आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते, उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए और हमारे कराची का नहीं बेहतरीन मीडिया ने गुफ्तगू की है, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को। और यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी को भी उसने डिफेंड किया, कोच को भी डिफेंड किया। तो ये ग्रेट कप्तानों की निशानी होती है, जो पास हो जाता है तो भूल जाते हैं आगे की तरफ हमने जाना है, तो पहिया आगे की तरफ देखना है। तो ये हमें बड़ी खुशनसीबी है हमारे मुल्क के लिए। कप्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज अहमद ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ खिलाड़ी आपको जरूर चेंजिंग होते हुए नजर आएंगे और ये होना भी चाहिए। शर्जील के बारे में अभी हम बात कर रहे थे साजिद खान साहब, जैसे ओपनिंग का मसला हमारा रहा, आबिद अली एक अच्छे ओपनर दिखाई दे रहे हैं, अहमद शहजाद, शान मसूद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन शर्जील ने इन सबको रिप्लेस किया था। पाबंदी लग गई, अब 9 अगस्त को उनकी पाबंदी खत्म हो रही है, तो वो रिहैब प्रोसेस अगर 20 दिन में हो जाता है तो वो 1 सितंबर से नेशनल T20 खेल सकते हैं। नसीम भाई ग्रेट ओपनर, पाकिस्तान के पास तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला इतना टैलेंटेड और इतना आला उसकी आई थी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बदकिस्मती से जो भी उनके साथ हुआ, जो उन्होंने किया, अब वो पास हो गया, उनको नए सिरे से आने चाहिए, फर्स्ट क्लास के क्रिकेट में रन बनाकर टीम में कम बैक करना चाहिए। अभी 1.5-2 महीने में कुछ भी पाकिस्तान की सीरीज नहीं है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डिपार्टमेंट के साथ बेहतर करने की कोशिश करें। 2020 से पाकिस्तान की ओडीआई की टीम ना करें, टेस्ट मैच और ओडीआई को बेहतर करें। आप कौन सी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात कर रहे हैं साजिद खान साहब? जिस दौरान में वर्ल्ड कप जारी था उस दौरान में आपके नए डोमेस्टिक सीजन का मुसव्विदा इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान से साइन होने के बाद वापस क्रिकेट बोर्ड में आ चुका है। अब डिपार्टमेंट का रोल ये रह गया है कि उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ डिपार्टमेंट को ख़त्म किया है, लेकिन उसमें यह ज़रूर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को चलाने में मावनत करें। तो अब डिपार्टमेंट की जो अपनी टीम्स हुआ करती थी, जो नौकरियां हुआ करती थी, तो वो तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे वक्त में जब सबकी तवज्जो वर्ल्ड कप की जानिब थी, आपने तो अपना काम कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, डिपार्टमेंट किसी भी एसोसिएशन को सपोर्ट नहीं करेगा। डिपार्टमेंट क्यों पैसे लगाए, क्यों करे डिपार्टमेंट के? मेरा मौका सिर्फ ये है, अभी भी आपके पास टाइम है। जैसे ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं मैनेज करें, जो बात मैनेज करने की नहीं है। अभी आप ये सिस्टम करेंगे, 6 टीमों में कौन से ऐसे प्लेयर आ जाएंगे, कौन से वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस कर देंगे, आप बात है। और आपकी क्रिकेट पता चल जाएगी। एसोसिएशन के कोर्ट और चैनलों पर बैठ के कट खा लेते हैं, प्लेयर को सेट कर लेते हैं और कहते हैं मेरा
नाम लो भारतीय, नाम लेने से प्लेयर नहीं होते, ग्राउंड में कारकर्दगी से प्लेयर बनाए जाते हैं। मगर आजकल के एसोसिएशन के कोच उनको बिहारी है, उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। आपने सभी अजहर बहुत टैलेंटेड अच्छा कोच था जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे काम किए, उसको तो आपने हटा दिया। मगर हारून रशीद को आप हटाने की एबिलिटी नहीं रखते। अच्छे काम तो किए ना। हाँ, अच्छे काम कहाँ किया? हारून रशीद को हटाते शायद अच्छे काम हो जाते, मुस्तशम रशीद को हटाते अच्छे काम हो जाते। मगर मौका मेरा सिर्फ ये है, हारून रशीद भाई को हटाएं और अच्छे लोगों के लेके आना चाहिए। नसीम भाई बात ये, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आपका सिस्टम बेहतर करें। मैं ये चीज चले, इमरान खान साहब ने बात की, वजीर आजम पाकिस्तान की ख्वाहिश थी एसोसिएशन की क्रिकेट को प्रमोट करें, ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफॉर्म पे लेकर। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम हमारी टीम बेहतर थी, मगर हमारी आज भी मैं आपको कहता हूँ कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कर दी, ये कर देंगे तो रोजगार जो है वैसे ही खत्म हो गया है, खिलाड़ी रोडों पे आ जाएंगे और वही लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला आप जो देख रहे हैं और उरूज पे हो जाएगा। वो जो कोचेस हैं और जो एसोसिएशन के लोग तन तनहा अपने मनमानियां करेंगे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफर हासिल करेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी सफर हासिल करेंगे। ये प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलेगा जो मेट्रो न्यूज चैनल दे रहा है लोगों को हकायत और हक की बात करना। साजिद भाई आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, साजिद भाई टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। आफ्ताब बलूच साहब बैठे हुए, जरा उनसे भी पूछते हैं, आप लाइन पे रहिएगा। आफ्ताब भाई, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, इस दौरान में अप्रूवल भी हो गई और दस्तावेजात भी निकल गए कि अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट दिखाई नहीं दे रही है, तो ये क्या किस सिमत में जा रही है क्रिकेट? ये तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया जाए और ये जोनल जो उसमें टीमों को खिलाया जाए इस तरह से। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के बगैर आपकी क्रिकेट नहीं चल सकती। डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ा है, प्लेयर्स वहाँ से निकले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्टेड प्लेयर जो फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेले होते हैं, वहाँ से वो जो टैलेंटेड और बेहतरीन प्लेयर होते हैं उसको सिलेक्ट करके जब सिंध की एक टीम होगी तो ये ना सिंध की टीम होगी तो फिर बाकी प्लेयर क्या? पंजाब की 3 टीमें आ रही हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, बड़ा सूबा भी है, लेकिन सिंध की एक टीम, तो सिंध भी इतना छोटा सूबा तो नहीं है कि देखे ना, आपकी एक उनकी साउथ रीजन की टीम हो गई, एक पंजाब की टीम, एक इस्लामाबाद की टीम हो गई, तो वहाँ तो 3 टीमें मिल रही हैं। यहाँ इतने बड़े सूबे में आपको एक टीम। पंजाब में असल में ये कि पंजाब में क्रिकेट ज़्यादा है, वहाँ पे ग्राउंड ज़्यादा हैं और जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो भी मेरा ख्याल। सिंध की तरफ आप आते हैं तो सिंध में क्रिकेट बहुत है, लेकिन कराची में ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है और हैदराबाद के अंदर। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो ग्राउंड्स हमारे बहुत सारे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई ग्राउंड प्रॉपर तरह के ऑर्गेनाइज नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पर। भी वहाँ से टैलेंट आता है, वहाँ पे बहुत हैं। देखिए टैलेंटेड प्लेयर शर्जील है और हसनैन वहीं से निकले हैं, वही करोड़ों एक फास्ट बॉलर मैंने देखा था अभी, वो अच्छा लड़काना का लड़का था। प्लेयर वहाँ पे हैं लेकिन उनको खिलाने वाला, उनको आगे ग्रूम करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, डिपार्टमेंट अगर खत्म हो गए, नहीं डिपार्टमेंट खत्म हो गई तो जैसे आफ्ताब भाई, क्रिकेट तो बहुत नीचे चली जाएगी आपकी। डिपार्टमेंट देखे जैसे भी जितने अच्छे प्लेयर जो भी ऊपर आए हैं, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स हैं, यकीनन एसोसिएशन से ही डिपार्टमेंट बनते हैं। जो अच्छे हम प्लेयर्स होते हैं उन्हीं को लेते हैं और उनको हम ग्रूम करते हैं, उनको और सिखाते हैं, उनका खाने पीने का मसले जो भी होते हैं वो भी डिपार्टमेंट ही हल करता है। अभी कितने पैसे मिल जाएंगे, क्या होगा, बाकी लड़के कहाँ जाएंगे जो टैलेंटेड हैं? इसमें पसंद ना पसंद कितनी चलेगी? बहुत ज्यादा जी। कोचेस तो अभी नहीं, इससे पहले का मैंने देखा है, मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो ये देखा है कि जो उनसे कोचिंग सीख रहे होते हैं और जो उनके पेरेंट्स आके उनको बाहर लेके जाते हैं, खिलाना पिलाना होता है, वही उनके बच्चों को नाम आ रहे होते हैं। अंडर 19 से लेके अंडर 16, छोटे में तो बहुत ज्यादा। पीसीबी के कोचेस की बात कर रहे हैं? जी, पीसीबी कोचेस मैंने देखा, पेरेंट्स उनके साथ बैठे हुए, सिलेक्शन हो रही है, पेरेंट्स बैठे हैं। उनका क्या काम है? आप पेरेंट्स को बोलो भाई बाहर जाओ, और लोग आ रहे हैं, आप सारे पेरेंट्स आप उनको ले आके अंदर बैठा दोगे और अपनी सिलेक्शन करोगे तो वो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा? जी जफर भाई, आपकी भी राय चाहूंगा इस पे मैं। बहुत आसान सी चीज़ है सर, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट में एसोसिएशन का अपना एक रोल है, डिपार्टमेंट्स का एक अपना रोल है, और ये इसी तरह है, स्टेजेस हैं। एसोसिएशन से खेलने के बाद जब हम ग्रूम होते हैं, थोड़े से लोगों की नज़रों में आते हैं, तो डिपार्टमेंट हमें वहाँ से पिक करता था, और जब डिपार्टमेंट हमें पिक करता था तो वो फिर हमें पॉलिश करता था। एक तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि वो ऐसा प्लेयर चूज ही नहीं करते थे जो उनके लिए यूटिलिटी ना हो, जो उनकी टीम को फायदा ना पहुंचाए। तो वहां पे ऑटोमेटिकली फेयरनेस आ जाती है, आपकी मेरिट आ जाती है। तो वो सिस्टम अब आप रोकने के लिए जा रहे हैं। एसोसिएशन की लेवल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो एसोसिएशन हैं अनफॉर्चुनेटली वो क्लब्स बेस पे हैं, और वो मोस्टली क्लब जो हैं
वो फंक्शनल नहीं है। तो वो वोट के चक्कर में आप मुख्तलिफ क्लब वालों को ऑब्लाइज करते हैं, उनको इवन के पैसे वगैरह दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। ये सगीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये सिस्टम इस तरह और मजीद खराबी की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपके शो में हमने ट्रांसमिशन आपके साथ चलाई और शो में तब तकरीबन टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश की, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन, कोच, ग्रुपिंग, इसके अलावा जो कुछ भी हुआ वर्ल्ड कप में उस पर बात की और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम पर भी बात की। मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि जो कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो सकता है उस पर बात ज़रूर होगी। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब बलूच साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तबीयत ख़राब में भी आप आए, आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास साहब, जफर इकबाल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच सैयद फराज अकबर शाह साहब, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तहकीकात कर रहा है तो फिर क्या नताइज सामने आएंगे अब हम सब बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि फिर वही चीज़ सामने आएगी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता होगा या जिस अंदाज में उन्होंने डाइवर्ट करना होगा। लेकिन मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, इससे पहले 2015 वर्ल्ड कप के बाद भी एक तहकीकाती कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई। वर्ल्ड T20 पाकिस्तान ने इंडिया में खेला था, उस वक्त शहरियार खान साहब चेयरमैन थे, वसीम बारी साहब, इकबाल कासिम साहब पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं आई। तो ये रिपोर्ट सामने आएगी या नहीं आएगी हमें तो एक इबाम ही पाया जाता है। लेकिन आप क्लियर करें तमाम की तमाम सूरत हाल को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी बनती है। जब ये कौम इतना इंटरेस्ट लेती है तो उनके इंटरेस्ट का ख्याल करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल गैप लेंगे। आज 37वां दिन है मुसलसल वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन हम सब ने मिलकर चलाई। कल एक गैप ज़रूरी है, परसों पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त, अल्लाह निगहबान।